हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है और डिफरेंट कंडीशंस में मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डील किया था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या था, इन सारी चीजों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डील किया था। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा समझना है तो आप पिछले लेक्चर्स को पहले देखिए। उसके बाद इस लेक्चर में क्या होगा कि आप लोगों की जो सोचने की सिस्टम है वो ठोस होगी, ताकि आप इस चीज को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक 3 डायमेंशनल व्यू देने का एक तरीका होता है, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग डील करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी डील कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोग पहले भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। ग्राफिक्स लैंग्वेज और वर्ड लैंग्वेज दोनों का एक मिश्रण होता है, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ऐसा बताया था आप लोगों को। तो आज हम जानेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू देता है विद देयर एक्चुअल डायमेंशंस। उसका जो ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डायमेंशन होगा, उस एक्चुअल डायमेंशन की मदद से मेरा जो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है उसका व्यू देता है। मतलब कि ये एक 3 डायमेंशनल व्यू देगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आते हैं। तो अगर आपको इस चीज को समझना है तो आपको 3-4 चीज समझने पड़ेंगे। कि पहला चीज जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जिसको हमको डील करना पड़ता है वो आइसोमेट्रिक प्लेन, आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है उसको डील करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक एक्सिस। उसके बाद इसमें इसी में आ जाता है आइसोमेट्रिक लाइन। उसके बाद इसमें आ जाता है आइसोमेट्रिक प्लेन। ये 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सेकेंड क्या जानना जरूरी है कि आइसोमेट्रिक ये तो हो गया, उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में जानना जरूरी है, आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। उसके बाद तीसरा जानेंगे हम कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में जानेंगे हम लोग तीसरा बारे में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और चौथा जो होता है, क्योंकि मोर ओवर यूज नहीं होता है लेकिन उसको भी हम लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग अगर ड्राइंग का लैंग्वेज जान रहे हैं तो चौथा जो होता है उसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक ग्राफ, आइसोमेट्रिक ग्राफ। तो आइसोमेट्रिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें हम लोग डील करेंगे कि आखिरकार क्या होता है। फर्स्ट में क्या करते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सिस और आइसोमेट्रिक लाइन और प्लेन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो जो आइसोमेट्रिक एक्सिस, लाइन और प्लेन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर मान चलते हैं कि कोई ये कोई क्यूब था जिसका एक कोई नॉर्मल प्रोजेक्शन है। क्यूब का क्या है, ये एक किसी क्यूब का नॉर्मल प्रोजेक्शन है। तो आप देख सकते हैं किसी क्यूब का क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्शन है। अगर इस क्यूब का मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाऊं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं उसको क्या करते हैं हम 30 डिग्री से इंक्लाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, यानी कि ये जो होगा और ये जो होगा ये होगा, इसको हम 30 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे। बेसिकली हम इसको आइसोमेट्रिक लाइंस बोलते हैं। आगे जाके देखेंगे अभी क्या होता है ये चीजें। मान सकते हैं ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसको हम 30 डिग्री पे बनाए, ये चला गया, इसको 30 डिग्री बनाते ये चला गया। मतलब कि ये एंगल जो होगा मेरा 30 डिग्री का होगा और ये भी एंगल जो होगा मेरा 30 डिग्री का होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस प्रकार से इस क्यूब का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इस प्रकार से आइसोमेट्रिक इसका प्रोजेक्शन बनेगा। तो ये मेरा कोई क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनके तैयार हो गया। कोई क्यूब क्या, अगर ये क्यूब इसका डायमेंशन L था, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इस चीज में समझते हैं कि आखिरकार आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या है, लाइन क्या है और प्लेन क्या है। अब इस अगर समझना चाहे तो क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से वर्टिकल जो लाइंस है, ये लाइंस और ये लाइंस, ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती है ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को O मान लिया जाए तो ये तीनों लाइन जो क्या आपस में 120 डिग्री के इंक्लिनेशन पे मिलेगी। अगर आपके पास थोड़ा भी इसका नॉलेज है, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री का नॉलेज है, तो उस केस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल 120 का हो जाएगा और सेम टू सेम ये एंगल होगा 120 का होगा। तो मतलब कि ये इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही एक्सिस है मेरा, ये भी आइसोमेट्रिक एक्सिस है। ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन जो होगा आइसोमेट्रिक एक्सिस होगा। आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि ये आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का जो एंगल 120 कहां से आया है और ये 120 कैसे होता है। तो अब आते हैं, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस क्लियर है।
ये जो आइसोमेट्रिक एक्सिस है, इस आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस है, ये लाइंस जिसको अभी हम ये दिखा रहे हैं, ये लाइंस क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। मतलब कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे वो सारे के सारे लाइंस क्या कहलाएंगे, आइसोमेट्रिक लाइन कहलाएंगे। तो मतलब कि ये फिगर में ये जो है ये क्या है, आइसोमेट्रिक लाइंस है। और इस प्रकार से ये और ये, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, और इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो था आइसोमेट्रिक लाइंस था। आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होता है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आइसोमेट्रिक प्लेन वो प्लेन होगा जो कि किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखिए, ये कोई नॉर्मल व्यू था, इस नॉर्मल व्यू को रिप्रेजेंट करने वाला एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, और ये प्लेन है, और इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे सारे के सारे प्लेन्स कहलाएंगे क्या, वो सारे के सारे जो प्लेन्स होंगे वो आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाएंगे। तो हमारे हिसाब से अगर ये क्लियर हो गया कि आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है, लाइन क्या होता है, और प्लेन क्या होता है। तो इसको एक बार फिर से देखें तो एक्सिस वो होगा जो यहाँ पे 120 डिग्री की इंक्लिनेशन पे मिल रहा था, उसको आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलेंगे। इस एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे उसको आइसोमेट्रिक लाइन बोलेंगे, और जितने भी प्लेन होंगे इस फिगर में, जितने भी प्लेन होंगे उसको हम आइसोमेट्रिक प्लेन बोलेंगे। क्लियर है? तो पहला चीज हम लोगों ने डील कर लिया। सेकेंड था आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है? तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में अभी हम डील करेंगे क्या, कि आइसोमेट्रिक स्केल एक विशेष प्रकार का स्केल होता है। इसमें होता क्या है, चलिए जब आप ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का अगर डायमेंशन एल है और इस एल डायमेंशन से इसका क्या बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टनेज आ जाती है। मतलब कि इसका जो डायमेंशन होता है, एक्चुअल डायमेंशन, वो कुछ ना कुछ शॉर्ट कर जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्केल फैक्टर 0.81 होता है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि अगर ये एल डायमेंशन का कोई नॉर्मल प्रोजेक्शन है, उससे अगर हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो इस केस में जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, इस एल में 0.81 का जो रिडक्शन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी 8.5 भी लिखा रहता है, कोई बुक इसको 0.82 भी लिखता है, तो घबराने की बात नहीं है। ये सारी बातें यही है कि ये रिडक्शन फैक्टर होता है जिसमें जो भी शॉर्टनेज होता है लीनियर डायमेंशंस में वो दिखाता है वो। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार ये कहां से आता है, ये जो 0.815 है वो कहां से आता है, वो विशेष प्रकार का आइसोमेट्रिक स्केल से आएगा। तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में हम डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। नीचे आते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है। तो अभी यहाँ से आप देख रहे थे आइसोमेट्रिक ये था, ये कोई नॉर्मल पोजीशन था, उस नॉर्मल पोजीशन से आइसोमेट्रिक प्लेन को ये पोजीशन को फाइंड करने का जो ही तरीका होगा, जिसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जिसमें क्या होता है, इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल्ड आइडिया होगा मेरा 3 डायमेंशंस में। तो ये हो गया मेरा आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये भी क्लियर है। फोर्थ में आता है आइसोमेट्रिक ग्राफ क्या होता है। चलिए देखिए, इस आइसोमेट्रिक पोजीशन को बनाने के लिए मेरे पास 3-4 चीजें चाहिए थी। ये एक वर्टिकल डायमेंशन चाहिए था, मतलब ये वर्टिकल लाइन खींचे तो ऐसा, ये इस प्रकार से इधर जाने वाला लाइन था, वो कितना डिग्री, इससे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला ये लाइन था, ये भी लाइन कितना था, 60 डिग्री का एंगल बनाने वाला ये लाइन था। तो इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का सेटअप होगा ऐसा, उसको हम आइसोमेट्रिक ग्राफ बोलेंगे। थोड़ा सा देखते हैं आइसोमेट्रिक ग्राफ का है ना फंडा क्या है। तो आइसोमेट्रिक ग्राफ बनाने के लिए मान लीजिए कोई ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो उसमें आइसोमेट्रिक व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होना जरूरी है, 3 एक्सिस। तो पहले क्या करेंगे, ये मान लेते हैं वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि ये कोई ऐसा लाइन होगा, है ना, तो ऐसा लाइन होगा, तो इस प्रकार से ये कोई ऐसा लाइन होगा जो कि ये जो वर्टिकल लाइन है उससे 60 डिग्री का इंक्लिनेशन पर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ दिखाया था। उसके बाद एक तो ये भी बच रहा है, इस एक्सिस को बनाने के लिए कोई ऐसा लाइन होगा। तो ये जो हम अगर अभी फ्री हैंड से बना रहे हैं इसीलिए मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप सही बनाएंगे तो सारा का सारा मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार से आइसोमेट्रिक स्केल, इसी को ये जो ग्राफ होता है इसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक ग्राफ। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। तो आप अपने बुक में ऐसा भी देख सकते हैं कि ऐसा आइसोमेट्रिक ग्राफ आपको मिलेगा, और इससे इस पर हम कोई ऑब्जेक्ट का फिगर बनाएंगे तो ये होता है आइसोमेट्रिक ग्राफ, है ना, जो 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें 3 एक्सिस होते हैं,
3 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को जरूरत करने रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है, इसलिए हम इसमें 3 एक्सिस लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि मेरा जो आइसोमेट्रिक इस टॉपिक के बारे में तो डील करनी थे, आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में डील करेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। आप लोगों ने देखा था अभी कि 0.81 का ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है वो कहां से आता है, उसी चीज को हम जानेंगे। अभी जानेंगे क्या, आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। तो मान के चलते हैं कोई क्यूब था ऐसा, ये कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट है, इस पर हम किसी क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। याद रहे प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं, प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार से ये भी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर होगा, ये भी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर होगा। अब यहां से भी एक वर्टिकल जाएगा, तो हम अभी क्यों कर रहे हैं, ये जो है ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये किसी क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हिडन एज भी दिखा दे। ये ऐसा हिडन एज होगा, क्योंकि अगर क्यूब है तो आप जब क्यूब बनाएंगे तो ये दोनों मैच कर जाएगा। अगर आप यही अगर यहाँ मैच नहीं करेगा उस केस में जब वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो मतलब कि रेक्टेंगल या बोले इसको क्यूबॉइडल बोले, क्यूबॉइडल होगा तो ये मैच नहीं करेगा। तो इस प्रकार से किसी क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो हम थोड़ा सा इसका नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। फिर कोई पॉइंट ई है, कोई पॉइंट एफ, कोई पॉइंट जी, और इसके भीतर यहाँ पर जो होगा एच बी होगा। अब आते हैं और मान सकते हैं कि ये मेरा क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है, कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब क्या करते हैं इसमें कि अभी आपको जैसे पता है कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें मेरा जो डायमेंशन होता है वो शॉर्ट कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो मान करते हैं ये अगर जब रिड्यूस नहीं किया रहा होगा उस केस में ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार से, इसका जो टॉप व्यू अगर देखें तो टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से रहा होगा अगर रिड्यूस नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब का कोई भी जो फेस होता है वो सारा का सारा स्क्वायर होगा। इसलिए मैंने एक बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ये बी डैश प्रोजेक्शन है, इसका बी का प्रोजेक्शन बी डैश, ये डी का प्रोजेक्शन यहाँ पर डी डैश हो जाएगा। और क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से इसी फेज में होगा, ये मेरा जो स्क्वायर होगा वो इसी फेज में होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को मिला देते हैं। तो आप यहां पर पाएंगे कि स्क्वायर का डायगोनल जो होगा अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा स्क्वायर का डायगोनल। तो हम यहां पर इंटरसेक्ट करवा दिए। मान लेते हैं कि जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो बताइए, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो मेरा ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा, है ना। उसके बाद ये स्क्वायर के बारे में अगर चर्चा करें तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो उसके मतलब कि उसका जो एंगल होगा उसको, है ना, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो देखेंगे कि ट्रायंगल के बारे में अगर चर्चा करें तो ये मेरा आइसोमेट्रिक, हाँ ठीक है। तो अब आते हैं इन ट्रायंगल, पहले आते हैं फ्रॉम फिगर। इन ट्रायंगल एओडी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले एओडी, स्टूडेंट्स एओडी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो बताइए कि अगर हम सेक 30 डिग्री का मान ले तो क्या होगा, एच यानी कि एडी डिवाइडेड बाई बी एओ होगा। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 2/√3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब आते हैं इन ट्रायंगल
ए ओ डी डैश में, इसमें देखेंगे हम क्या हो जाएगा, ए डी डैश यानी इसमें जो अगर सेक 45 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी डैश डिवाइडेड बाई ए ओ इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √2, क्या हो जाएगा, √2/1 होगा, तो 1 लिखिए, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑन डिवाइडिंग 1/2, तो हमको यहां से क्या मिलेगा, यहां से ए ओ कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डैश, ये मिलेगा इक्वल्स टू 2/√3, ये डायमेंशन है 2/√3 डिवाइडेड बाई √2/1। अब इसको आप जब ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, व्हिच इंप्लाइज ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डैश, क्या हो जाएगा, यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से इस √2 से ये √2 टाइम्स कटेगा तो आपको मिल जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √3, और ये जो √2 डिवाइडेड बाई √3 होती है इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 0.815 अप्रोक्सीमेटली 9/11, मतलब कि 9 डिवाइडेड बाई 11 के रेशियो में मिलता है ये अप्रोक्स, ठीक है। तो वहां से आप यहां देखिए एडी क्या है स्टूडेंट्स, एडी जो है इसमें एसिमेट्रिक, देखिए एडी क्या है, एडी के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या है, ये आइसोमेट्रिक लाइन है, यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ है, और जो एडी में जो क्या है आइसोमेट्रिक लेंथ है, उसके बाद एडी डैश क्या है, एडी डैश क्या है आइसोमेट्रिक, ये जो है मेरा एक्चुअल लेंथ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो रेशियो है वो किसका किसका होगा, आइसोमेट्रिक लेंथ और डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.815। अब आप इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा कि अगर यहां से आप बीच में प्लस करके देखिए तो आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0.815, यानी कि यूजुअली रिडक्शन फैक्टर था वो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही जो था मेरा आइसोमेट्रिक स्केल का मेन फंडा था कि वो जो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है 0.815 क्या होता है, ठीक है। तो आप जब इस चीज को एनालाइज करेंगे तो आप वहां से पाएंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल में जो 0.815 करे ये जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो कहां से आता है। तो हम यहां से देखें कि आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करने के लिए 0.815 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, एक्चुअल लेंथ में। तो इस प्रकार से ये रहा, अगर आप इस चीज को होल में कंसीडर करें तो पता चलेगा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है कि उसके एक्चुअल प्रोजेक्शन से 22.5% कम जाता है, 22.5% कम जाता है। और आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 22.5% का कमी आ जाती है इसमें उसके डायमेंशन में। हम इसलिए इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में ये तो पूछता ही है, जनरलाइज क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि फॉर व्हाट अमाउंट द आइसोमेट्रिक पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेंड, उसमें परसेंटेज में दिया रहेगा तो क्या क्या कितना होगा उसका 22.5%। तो यहां से आपने देखा। अब तो ये आइसोमेट्रिक मेरा स्केल क्लियर है। आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, ऐसे तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने का। तो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है। क्या होता है कि आप उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस लाइन से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मान लेते हैं ये लाइन ए बी है, ठीक है। अब इस लाइन से ये क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आता है, यहाँ पे देखिए इस लाइन से 30 डिग्री का मेथड हो गया था, मेरा आइसोमेट्रिक लाइन था। तो आइसोमेट्रिक लाइन यहाँ से 30 डिग्री पीछे है, ये क्या हो जाएगा आइसोमेट्रिक लाइन,
है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से एडी डैश क्या है, एडी डैश जो लाइन था वो मेरा एक्चुअल लेंथ था, यानी कि ट्रू लाइन। तो अब ये कितना एंगल पर था, ट्रू लाइन जो था 45 डिग्री के एंगल पर था। तो इस प्रकार से आप खींच लिए। अब ट्रू लाइन पर मान लीजिए कोई डायमेंशन है, जैसे कि यहाँ ग्रेजुएशन है 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कोई स्पेसिफाइड ग्रेजुएशन है, इसको लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ 20 सेंटीमीटर का है, यहाँ 50 या 30 का है, यहाँ 40 का है। तो इस प्रकार से जब यहाँ से आप वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन करेंगे तो इस प्रकार से आपको पोजीशन मिलेगा। मतलब कि इसको इस लाइन पर आप क्या करेंगे, ये डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हो गया परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो अब ये जो होगा, ये डायमेंशन होगा और ये जो डायमेंशन होगा, अगर मान सकते हैं यहाँ पॉइंट ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, तो ये जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन अगर इसका B डैश कर लेते हैं, ये C डैश कर लेते हैं, D डैश कर लेते हैं, तो ये जो डायमेंशन होगा AB डैश, वो AB एक्चुअल लेंथ का आइसोमेट्रिक लेंथ होगा। यही यहां से दर्शाता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, क्या था कि AD डैश कोई एक्चुअल डायमेंशन था, उस एक्चुअल डायमेंशन से हमको आइसोमेट्रिक डायमेंशन फाइंड करना था। उसमें मैंने क्या किया कि इसको अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रीट करे तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें परपेंडिकुलर गिरा दिए जस्ट। तो इसी चीज को यहाँ पर देखा गया है, इसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने का तरीका। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। एक और तरीका होता है इसको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने का। वो कैसे होता है कि अगर मान लीजिए उसमें हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में एंगल का मार्जिन कितना है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटा दिया जाए तो इस दोनों मतलब की जो लाइन है उसके, यानी कि ये जो एक्चुअल लाइन है और आइसोमेट्रिक लाइन है, उस दोनों के बीच में मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि वो मार्जिन कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ से अब निकाल लेंगे तो 15 डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। अब क्या करना है कि ये जो मेरा आइसोमेट्रिक लाइन है, पहले एक आइसोमेट्रिक लाइन बनानी है ना, क्या बना लिए, आइसोमेट्रिक लाइन बना लिए। अब आइसोमेट्रिक लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, तो अब इस पर से क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक लाइन बनाने के बाद ये जो मेरा लाइन है ट्रू लाइन, उसको अब मान लेते हैं, इसको हम ट्रू लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे जस्ट मतलब कि 15 डिग्री के बीच का डिफरेंस होगा किसमें, आइसोमेट्रिक में, आइसोमेट्रिक लाइन हो जाएगा ये। अब बताइए, ये मेरा टू लाइन था, ये 15 डिग्री का एंगल है, 15 डिग्री का ये 15 डिग्री का एंगल है, ये कोई पॉइंट वो है। इसमें बहुत सारा ग्रेजुएशन है टू लाइन पे मेरा 10 सेंटीमीटर का, 20 का, 30 का, 40 का एंड सो ऑन। अब इससे हमको क्या लेना है, इसका आइसोमेट्रिक लेंथ लेना है। तो क्या करेंगे, यहां से 45 डिग्री का एंगल लेके इधर खींचेंगे, यहां से 45 डिग्री का एंगल खींचते चले जाओ। तो ये जो अगर मान लो यहाँ से ये पॉइंट अगर P है और ये इस P का प्रोजेक्शन मिलेगा P डैश, तो वो जो OP डैश होगा वो क्या हो जाएगा, OP में मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना से, 0.815 से इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने का दो तरीका क्या होता है। इसमें मैंने क्या किया, पहले ट्रू लाइन बनाया, उस पर 15 डिग्री के इंक्लिनेशन के बाद क्या बना दिया, आइसोमेट्रिक लाइन बना दिया, और उसमें क्या किए, हम यहाँ से 45 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, हम इंक्लिनेशन कर रहे हैं, और मेरा जो क्या मिल रहा है, आइसोमेट्रिक लेंथ मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि आइसोमेट्रिक स्केल का विशेष रीजन क्या होता है और कैसे आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ होता है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेरा ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट कंडीशंस में आइसोमेट्रिक व्यू क्या होगा, आइसोमेट्रिक पोजीशन और व्यू में क्या डिफरेंस है, हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। तो इस मेरे साथ बने रहिए, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।